डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसको शॉर्ट में हम आरपीसी के नाम से जानते हैं। आज हम चौथे यूनिट, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, उसका लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे आरपीसी का 16वां लेक्चर है। इसके बाद 4 लेक्चर में पूरा बायोलॉजी का आरपीसी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको इसका मॉडल सेट उपलब्ध कराएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर पर। ये रहा पहला प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालें। तो जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला उपयोग है प्रयुक्त यौगिकों का निर्माण, जैसे एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, ग्लिसरीन, ग्लूकोनिक अम्ल, एसीटोन इत्यादि। ये पदार्थ जीवाणुओं द्वारा अल्प उपयोगी पदार्थों से बनाए गए हैं। एंजाइम का उत्पादन, ये अपमार्जक, वस्त्र उद्योग, चमड़ा, दुग्ध तथा दवाओं में प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य एंजाइम है एमाइलेज, प्रोटीएज तथा लाइपेज इत्यादि। अगला उपयोग है प्रतिरोधकों का उत्पादन। इसके उदाहरण है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। इनका उत्पादन फफूंदी और जीवाणु से होता है। नेक्स्ट उपयोग है कम उपयोगी पदार्थों से ज़्यादा उपयोगी पदार्थों का निर्माण। ऑक्सीकिनोन के द्वारा स्टेरॉयड से स्टेरॉयड हार्मोन तथा सॉर्बिटॉल से सॉर्बोज का निर्माण किया जाता है। पूरक भोजन, जीवाणुओं से उच्च गुणवत्ता वाले एक कोशिकीय प्रोटीन की प्राप्ति, जो जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए पूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह जीवाणुओं का टॉक्सिन रहित जीवभार यानी बायोमास होता है। ईंधन की प्राप्ति, ईख, खोई तथा लकड़ियों से एथेनॉल या बायोगैस प्राप्त किया जा सकता है। यह जीवाणुओं के द्वारा किण्वन से प्राप्त किए जाते हैं। खनिजों का निष्कासन, खराब स्तर के अयस्क जीवाणु खनिजों के लीचिंग द्वारा गुणवत्ता वाले खनिजों का निर्माण करता है। प्रोटीन एंजाइम अभियांत्रिकी, कंप्यूटर की मदद से प्रोटीन और एंजाइम के प्राथमिक रचना में परिवर्तन कर उसे ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। प्रतिरक्षी टॉक्सिन का उत्पादन, खास टॉक्सिन को प्रतिरक्षी से मेल कराकर कैंसर के निराकरण हेतु उत्पाद प्राप्त करना। आइए दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, जिसको हम लोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी के नाम से भी जानते हैं। यह मोलेकुलर बायोलॉजी का एक भाग है, जो अब बायोटेक्नोलॉजी का एक मुख्य अध्याय बन गया है। इसे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जिसे किसी जीव का जेनेटिक मेकअप किया जाता है। इसमें जीव के जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन किया जाता है और इस विधि द्वारा एक जीव के जीन को हटाया जाता है एवं बैक्टीरिया या वायरस के जेनेटिक मटेरियल से इस जीन को जोड़ा जाता है और कोई महत्वपूर्ण उत्पादन लिया जाता है। यह मनुष्य के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है। इंसुलिन हार्मोन का औद्योगिक उत्पादन इस विधि से होता है। अगला प्रश्न है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखें। जैव प्रौद्योगिकी की कृषि में भूमिका, जीन का स्थानांतरण, जीन अभियांत्रिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग, पौधों में कीट, विषाणुओं और शाकनाशकों से प्रतिरोध हेतु तथा संग्रहित प्रोटीन में सुधार हेतु जीन के स्थानांतरण द्वारा किया गया है। इस प्रक्रिया में एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड उपयोग में लाया जाता है और इसकी मदद से जीन स्थानांतरित होता है। समय कोलोनल विभिन्नता, तो समय कोलोनल परिवर्तन अधिक उपज, रोग, ठंड एवं शाकनाशकों से प्रतिरोध हेतु धातु अभिशांता, लवण और अन्य दवाओं के लिए प्राप्त किया गया है। होमोजाइगस लाइन प्राप्त करना, यह एक गुणित पौधों में गुणसूत्रों को दूना कर प्राप्त किया जाता है। यह चीन में चावल और गेहूं के लिए इसका उपयोग किया गया है। जर्म प्लाज्म संरक्षण पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन में बदलना,
196 डिग्री पर रखकर यह काम किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग कोलोनल प्रजनित पौधों के संरक्षण हेतु किया जाता है, जैसे कंद। संक्रमण रहित पौधे मेरिस्टेम संवर्धन थर्मोथेरेपी के साथ रोग रहित फसलों के उत्पादन हेतु किया गया है। भ्रूण का बचाव, तो भ्रूण का संवर्धन जीवित हाइब्रिड प्राप्त करने के लिए किया गया है। तीव्र कोलोनल गुणन मेरिस्टेम कल्चर से फलदार पौधे एवं वन के पौधों का गुणन किया जाता है, जैसे आम, टीक। पुरानी विधियाँ काफ़ी धीमी है अतः नई तकनीक का प्रयोग लाजमी है। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, डीएनए प्रोब क्या है, इसके उपयोग की चर्चा करें। डीएनए प्रोब डीएनए का एक छोटा खंड है जिसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन की विधि निम्न है। जीन लाइब्रेरी से विशिष्ट डीएनए खंड को पृथक कर उसे डीएनए प्रोब की भांति प्रयोग किया जाता है। परिष्कृत जैविक एंजाइमों की सहायता से एक टेम्पलेट डीएनए प्रोब तैयार करना, स्वचालित डीएनए संश्लेषकों का प्रयोग कर ऐसे डीएनए प्रोब तैयार करना जो प्रायः केवल 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग रिकॉम्बिनेट डीएनए या जीन कॉलोनी में किया जाता है। इसे संवाहक डीएनए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा कटे हुए डीएनए खंडों या प्रोब को लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़कर रिकॉम्बिनेट डीएनए को प्राप्त किया जाता है। अहानिकर रोगजनक संवाहक का उपयोग करके विजातीय डीएनए का प्रवेश कोशिका में कराया जाता है, जिसे आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जीन चिकित्सा क्या है, एडेनोसिन की कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन करें। जीन चिकित्सा ऐसा एक प्रयास है जिसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार के लिए जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए समान जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहल प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी कि एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का सीडीएनए लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलंबित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित डीएनए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिबंधित एंजाइम क्या है। वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो इकोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इसमें एक डीएनए से मिथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज हिट2, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। यह 5 वर्ष बाद पृथक किया गया और पहचाना गया कि हिट2 डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मों का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को
हेड 2 की पहचान अनुक्रम कहते हैं। हेड 2 के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी है जो जीवाणुओं को 230 से अधिक प्रभेदों से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। आइए विचार करते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्व बताएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, यही आपको बताना है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। अब हम लोग बात चूँकि केवल चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे, तो हार्मोन्स और प्रोटीन का उत्पादन जो होता है, जैसे मानव इंसुलिन, इंटरफेरॉन, यूरोकाइनेज, मानव वृद्धि हार्मोन, ये कुछ ऐसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उत्पाद है जो आनुवंशिक अभियंत्रक जीवाणुओं से पैदा किया गया है। ह्यूमन इंसुलिन के उत्पादन ने कीमतों को काफ़ी कम किया है, जो पहले भेड़ या सूअर से प्राप्त होता था। संश्लेषित टीके, इसे आनुवंशिक अभियंत्रक जीवाणुओं से पैदा किया गया है, जैसे रेबिस विषाणुओं से, पैर और मुंह के रोग के विषाणु, साल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम, आंत्रज्वर उत्पन्न करने वाला जीवाणु, इन सभी के टीके उत्पादित किए गए हैं। तीसरा उपयोग है जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा की 3 विधियाँ: जीन हटाना, जीन लक्ष्यीकरण करना तथा जीन का बहिर्वेशन करना। जीन बहिर्वेशन में क्रियाशील जीन को लिम्फोसाइट के द्वारा रोगी के शरीर में डाला जाता है। सबसे पहला जीन चिकित्सा 1992 में अमेरिका में एक लड़की पर एडीए चिकित्सा हेतु किया गया था, जिसकी चर्चा हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। पारजीवी जंतु, जिसको ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं, अत्यधिक दूध का उत्पादन, वृद्धि दर, रोग से प्रतिरोधन तथा पोषक प्रोटीन पर काम किया जा रहा है। ट्रांसजेनिक चूहे, सुअर, मुर्गी, खरगोश, मवेशी, भेड़ तथा मछलियों को वांछित लक्षणों के लिए उत्पादित किया गया है। इन सभी में वांछित लक्षणों हेतु जीन को उचित प्रमोटर के साथ जीवों में प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन के विभिन्न प्रकार कौन कौन है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। जब किसी उत्तक को माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि कराई जाए तो पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन के प्रकार निम्नलिखित हैं, या उत्तक संवर्धन योग कहें कि निम्न प्रकार का होता है। कैलस संवर्धन, इसमें किसी भी पादप अंग का संवर्धन करते हैं। भ्रूण का संवर्धन, पृथक्कृत भ्रूण का संवर्धन किया जाता है। ऊतक या कोशिका निलंबन संवर्धन। अंग संवर्धन, जैसे मूलाग, प्ररोह अंगों, पुष्पों आदि का संवर्धन। जीव द्रव संवर्धन, परागकण संवर्धन। आइए विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्लोनिंग संवाहक क्या है? PBR 322 का वर्णन करें। जीनी अभियांत्रिकी के दूसरे चरण में वांछित जीन को किसी अन्य जीव के DNA अणु को जोड़कर पुनर्संयोजी अणु का निर्माण किया जाता है। जिस DNA अणु में वांछित जीन को जोड़ते हैं उसे वाहक कहते हैं। वाहक का चयन कुछ लक्षणों के आधार पर किया जाता है। पहला लक्षण है, यह माप में छोटा होना चाहिए। इसमें निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज एंजाइम के क्रिया के लिए कहीं पर वैसा ही एक विलोम पद होना चाहिए, जैसे विलोम पदों पर दाता जीव के DNA अणुओं का विखंडन हुआ है। इसमें वांछित जीन को अपने में निवेशित कर लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें किसी ऐसे पोषक कोशिका में घुसने और इसमें टिके रहने की क्षमता होनी चाहिए जिसमें कि स्वतंत्र रूप से तीव्र
द्विगुणन द्वारा अपनी अनेक प्रतिलिपियां बना सके। वाहक डीएनए अणुओं के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड तथा जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले अर्थात टीरियोफेज विषाणुओं के डीएनए अणुओं का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड का उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं के विविध प्लाज्मिड के खंडों को जोड़कर कृत्रिम पुनर्संयोजित वाहक प्लाज्मिड बनाए हैं। ऐसे ही एक कृत्रिम प्लाज्मिड को PER 322 का संकेताक्षर दिया गया है। जीनी अभियांत्रिकी में कृत्रिम प्लाज्मिड का विशेषतः PBR 322 का व्यापक उपयोग किया जाता है। PBR 322 में विभिन्न निर्बंधन स्थल प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स हैं तथा आरोपी प्लाज्मिड के प्रतिलिपिकरण में प्रयुक्त होने वाले प्रोटीन्स के लिए कोड हैं। जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं में विषाणुओं का व्यापक संक्रमण होता रहता है, अतः जीनी अभियांत्रिकी के लिए वाहकों के रूप में विषाणुओं के डीएनए अणुओं का चयन किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। पीसीआर के सिद्धांत और कार्य की चर्चा करें। पीसीआर की थोड़ी बहुत चर्चा हम आपको हाइलाइट्स में भी किए थे। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों प्राइमर छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे विधि द्वारा उपयोगी जीन की अनेक प्रतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस तकनीक का आविष्कार 1985 में कैरी मुलिस ने किया था। पीसीआर चक्र मुख्यतः 3 चरणों में होती है: निष्क्रियकरण, ताप अनुशीलन, विस्तार। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करके अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करते हुए उपक्रमकों को विस्तृत कर देता है। अब डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रक्रम अनेक बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना तक प्रवर्धित किया जाता है। प्राइमर्स को 2 समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है, एक में 5 से 3 की ओर जाने के लिए और 3 से 5 की ओर। प्राइमर छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्लाज्मिड जैव प्रौद्योगिकी के लिए अत्यावश्यक है। इसका सत्यापन मानव इंसुलिन के बनने की क्रिया का उदाहरण देते हुए करें। सामान्यतः जीवाणुओं में जीन परिचालन में प्लाज्मिड को कोलोनी संवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्री स्वयं द्विगुणन करने वाली डबल स्टैंडर्ड बंद तथा वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। जीवाणु कोशिका से प्लाज्मिड वेक्टर विलगित करके एक स्तर पर प्रतिबंध एंडोन्यूक्ली द्वारा विदलित किया जाता है। विदलन के फलस्वरूप प्लाज्मिड रेखीय अणु में परिवर्तित हो जाता है। अब रेखीय प्लाज्मिड के दोनों सिरे विजातीय डीएनए के सिरों से जुड़ जाते हैं और इन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा निवेशित कर दिया जाता है। पुनर्जोगज डीएनए प्रौद्योगिकी का औषधि क्षेत्र में बृहद प्रयोग किया जाने लगा है। अब तक कुल 30 पुनर्जोगज औषधि को मानव उपयोग के लिए मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें भारतवर्ष में करीब 12 को बाजार में अब तक लाया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख आनुवंशिक जनित मधुमेह के लिए निर्मित इंसुलिन। इसे सर्वप्रथम एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 1983 में इकोलाई के प्लाज्मिड से तैयार किया था, जिसे हिमलिन नाम दिया गया। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो श्रृंखला ए एवं बी के अनुरूप होती है। वैज्ञानिकों ने ए और बी श्रृंखलाओं को निकालकर उसके साथ डाइसल्फाइड बंध बनाकर उन्हें आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त टीबी, स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया, हैजा, पोलियो, टिटनस आदि बीमारियों के टीके
बैक्टीरिया की विभिन्न जातियों से प्राप्त किए जाते हैं। सोमेटोट्रोपिन नामक मानव वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया जाता है, गर्भ निरोधकों का निर्माण किया जाता है और कुछ स्टेरॉयड का भी निर्माण किया जाता है। बंध्याकरण क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग में इसका क्या उपयोग है? उत्तक संवर्धन के लिए जो पोषक माध्यम प्रयोग किया जाता है वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए भी अति उपयुक्त होते हैं। यदि पोषक माध्यम का विसंक्रमण न किया जाए तो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु तथा कवक बड़ी आसानी से उस पर उगने लगते हैं और इनकी वृद्धि संवर्धित उत्तक से अधिक तेजी से होती है। यह सूक्ष्म जीव विष उत्पन्न करते हैं जो उत्तक के संवर्धन को रोकता है। यहाँ तक कि यह सूक्ष्म जीवाणु उत्तक को मार भी देते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पोषक माध्यम को पूर्ण रूप से जीवाणुहीन यानी स्टेलाइज किया जाए। उत्तक संवर्धन के लिए अजर्म दशाओं का होना आवश्यक है। पोषक माध्यम के संदूषण के कारणों में पोषक माध्यम, संवर्धन में काम आने वाले कांच के समान आवश्यक उपकरण, संवर्धन कक्ष का वातावरण तथा उत्तक के स्थानांतरित करने के स्थान मुख्य हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव और शिकायत हो तो कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।